राष्ट्र का स्वरूप का सारांश कम समय और कम शब्दों में। राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से है। राष्ट्र के स्वरूप को 3 तत्व पृथ्वी, भूमि, जन, मनुष्य और संस्कृत से पूर्ण माना है। पृथ्वी, धरती माँ। भूमि वास्तव में हमारी माँ है। अन्न जल से पूर्ण पृथ्वी से हमारा भरण पोषण है। इसमें हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व है। धरती माता की कोख की अमूल्य निधियों से हमारा आर्थिक विकास हुआ है और आगे भी होगा। सागर, पृथ्वी, आकाश में भरी सामग्री का हमारे जीवन पर प्रभाव है। हमारी इसके प्रति आत्मिक चेतना ही राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में समर्थ है। जन, मनुष्य। पृथ्वी अर्थात भूमि की महत्ता जन से ही पूर्ण होती है। पृथ्वी माँ है और हम इसकी संतान अर्थात जन या मनुष्य। जन के प्रति आत्मीयता का भाव हम में राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ करती है। संस्कृत, जन मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास। संस्कृत जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास व अभ्युदय से राष्ट्र की वृद्धि होती है। विविध संस्कृतियों के बाद भी सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता व समन्वय की भावना है। यह हमारे बीच पारस्परिक प्रेम व भाईचारे का स्रोत है। इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद को स्वीकारता है, उससे आनंदित होता है। पूर्वजों से मिली परंपराओं, रीति रिवाजों को बोझ न समझकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर ही राष्ट्र का स्वाभाविक विकास संभव है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन हैं? प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र या देश के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि या धरती के रूप, उपयोगिता, महिमा के प्रति सतर्क रहने व उसे समृद्ध बनाने की बात पर बल दिया है। लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? यह धरती या भूमि अनंत काल से है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य, उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क व जागरूक रहना हमारा परम कर्तव्य है। राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है? हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी या धरती है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी धरती से नहीं जुड़ी है, तो उस राष्ट्रीयता की भावना को निर्मूल व निराधार माना जाता है। निर्मूल और पल्लवित शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखिए। निर्मूल निर उपसर्ग है, पल्लवित में इत प्रत्यय है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नाविकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम से नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर तक ही नहीं होनी चाहिए, भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जागृत के स्तर पर भी होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एवं आकाश के बीच विद्यमान नक्षत्र, समुद्र में स्थित जलचर, खनिजों व रत्नों का ज्ञान आदि भौतिक ज्ञान विज्ञान राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक होते हैं। लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब स्वीकार की है?
राष्ट्र की सुप्त अवस्था तब स्वीकार की है जब तक नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना व भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित न हो जाए। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु व जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को सुप्तावस्था में ही माना जाना चाहिए। विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र के प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है? विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी किसी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप उन्नत बन सकता है। अर्थात विज्ञान का विकास इस प्रकार हो कि उससे श्रमिकों को हानि न पहुंचे, उनके कार्य की और कुशलता में वृद्धि हो। यह कार्य बिना किसी दबाव के हो, सर्वसम्मत में हो। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य कब पूर्ण नहीं हो पाएगा? राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार होगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण एक एक व्यक्ति से होता है। यदि एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। स्वागत का संधि विच्छेद करते हुए उसका भेद बताइए। सु धन आगत बराबर स्वागत, यण संधि। माता अपने सपुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, शहर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी की समानता किस आधार पर की गई? प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी के मध्य समानता प्रकट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से स्नेह करती है, सबके सुख और दुख में साथ रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने सभी पुत्रों अर्थात पृथ्वीवासियों को, जिसमें सभी छोटे बड़े प्राणी शामिल हैं, प्यार देती है और उनकी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देती है। प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है से लेखक का क्या आशय है? व्यक्ति अमीर हो या गरीब, प्रगतिशील हो या पिछड़ा, सभी में मातृभूमि के लिए समान प्रेम भाव होता है। संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति व उन्नति करने के लिए मातृभूमि समान अवसर प्रदान करती है। इनकी समन्वय की भावना ही राष्ट्र की उन्नति व प्रगति का आधार होती है। गद्यांश में मातृभूमि की सीमाओं को अनंत क्यों कहा गया है? मातृभूमि की सीमाओं को अनंत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके निवासी विभिन्न नगरों, शहरों, जनपदों, गांवों, जंगलों एवं पर्वतों में बसे हुए हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, परंतु वे सभी एक ही धरती माता के पुत्र हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश मिलता है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन करते हुए हमें संदेश दिया है कि समानता का व्यवहार करते हुए हमें अपनी धरती माता के निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मातृभूमि शब्द का समास विग्रह करते हुए उसका भेद लिखें। मातृभूमि, माता की भूमि, तत्पुरुष समास। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत की जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र को लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और
उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के अनुसार राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है? भूमि एवं जन के बाद राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जन की संस्कृति को बताया है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह राष्ट्र के लोगों के लिए जीवन के श्वास के समान महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत के अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। संस्कृत से क्या अभिप्राय है? संस्कृत मनुष्य के मस्तिष्क से निर्मित वह व्यवस्था है जिसके आधार पर परस्पर सह अस्तित्व रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है। सामूहिक जीवन संभव हो पाता है। राष्ट्र की उन्नति में संस्कृत का महत्व स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र की उन्नति एवं विकास में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संस्कृत के विकास एवं अभ्युदय के फलस्वरूप राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है, जिससे राष्ट्र की उन्नति एवं वृद्धि संभव हो पाती है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से लेखक का क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार वृक्ष का संपूर्ण सौंदर्य महिमा उसके पुष्प में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष का संपूर्ण सौंदर्य महिमा सौरभ संस्कृत रूपी पुष्प में निहित होता है। जीवन के गौरव, चिंतन, मनन और सौंदर्य बोध में संस्कृति ही प्रतिबिंबित होती है। विटप तथा पुष्प शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। विटप वृक्ष, पेड़, वट, पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृत के वाहक एवं संरक्षक के रूप में लेखक ने किसे प्रस्तुत किया है? लोकगीतों व लोक कथाओं को संस्कृत के वाहक एवं संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये लोकगीत एवं लोक कथाएं हमारा आचार विचार, सभ्यता, रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा यही हमारी संस्कृति का भंडार होते हैं। लेखक के अनुसार राष्ट्र की धरोहर क्या है? हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म विज्ञान, साहित्य, कला एवं संस्कृत के क्षेत्र में अपनी लगन, परिश्रम एवं बुद्धि के बल पर जो कुछ भी प्राप्त किया, वही राष्ट्र की धरोहर है। एक राष्ट्र की उन्नति कब संभव हो सकती है? एक राष्ट्र की स्वाभाविक उन्नति तभी संभव है जब राष्ट्र के लोग प्राचीन इतिहास से जुड़कर भावी उन्नति की दिशा में प्रयास करें। ऐसा राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उनकी उन्नति की दिशा को प्रशस्त करता है। हम किस भावना के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं? हम अपनी प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे अंतर्मन में प्रगति हेतु एक प्रबल आकांक्षा उत्पन्न करती है कि हम इस गौरव को अपने जीवन में उतार कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयासरत रहें। संवर्धन शब्द का संधिविच्छेद करते हुए इसमें प्रयुक्त संधि का नाम भी लिखिए। संवर्धन बराबर संवर्धन, यहाँ व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है।